गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी के अंदर, और उसके अंदर आता है जाइंट क्रोमोसोम्स। तो जाइंट जो क्रोमोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम पोलिटीन क्रोमोसोम कहते हैं या स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम कहते हैं, और दूसरे को हम लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम बच्चों आपको पोलिटीन क्रोमोसोम के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि इसका नाम है जाइंट क्रोमोसोम, यानी कि बड़ा साइज का क्रोमोसोम है। यूजुअली जो क्रोमोसोम होते हैं वो इंटरफेज अवस्था में जो है हमें विजिबल नहीं होते, ठीक है। और पोलिटीन जो क्रोमोसोम होते हैं वो उसका अपवाद होते हैं, कि वो हमें इंटरफेज अवस्था के अंदर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाते हैं। ये जो पोलिटीन क्रोमोसोम है, इनकी खोज जो है सबसे पहले एक इटालियन जो साइंटिस्ट है, साइटोलॉजिस्ट था, जो कोशिकाओं के बारे में पढ़ता है, ई जी बालबियनी ने 1881 में की थी, ठीक है। और इनको कुछ जो सिक्रेटरी सेल हैं, जो श्रावण करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो है इन्होंने इनकी जो है स्ट्रक्चर की थी। और वो जो सेल्स हैं वो कीरोनोमोनस जो लार्वा होता है उसकी स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर वो मिलती थी। और इसीलिए पोलिटीन क्रोमोसोम को हम स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं, क्योंकि इनके लार ग्रंथियों में इसकी खोज की थी। तो ये जो स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम होते हैं, ये बाद में इनका एक नाम और दिया गया, पोलिटीन क्रोमोसोम। तो ये जो नाम है, ये नाम कोलर नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था भी बच्चों। जैसे कि ये नाम दे रखा है कोलर ने, इसको हम मैनी क्रोमोनीमेटा कहते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर इसको पोलिटीन है यानी कि क्रोमोनीमेटा। इसको हम आपको ऐसे भी समझा सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा क्रोमोसोम होता है और उसमें ये एक क्रोमेटिड होता है, और ये एक क्रोमेटिड है यानी कि एक ये डीएनए का बना हुआ होता है। तो पोलिटीन क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, और ये इसका एक होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। तो ये दोनों ऐसे होते हैं। तो इसके अंदर अब ये जो क्रोमोसोम है, इसका यहाँ पर डुप्लीकेशन होगा इस डीएनए का, एक क्रोमोसोम का। जैसे कि अब ये कितने हो गए, सिंगल डुप्लीकेशन हो गया, तो अब इनसे डबल डबल हो गई है, ठीक है ना। तो ऐसे ये डुप्लीकेशन होता है, तो ऐसे हमारे वहाँ पर उस सेल के अंदर बहुत से क्रोमेटिड हमें मिलते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डुप्लीकेशंस कितने होते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं ड्रोसोफिला के अंदर 10 डुप्लीकेशन होते हैं, तो उसके आधार पर 2 की पावर 10 जब हम देखते हैं तो लगभग 1024 जो है इनके अंदर क्रोमेटिन या बनते हैं, या क्रोमेटिड जो ये है ये बन गए। और इन क्रोमेटिड को फिर हमने नाम दिया है क्रोमोनीमेटा। क्या नाम दिया ये बच्चों, इसको हमने नाम दिया है क्रोमोनीमेटा। और कायरोमोनस जो लार्वा है, उसके अंदर ये जो रेप्लिकेशन है, डुप्लीकेशन होती है, ये लगभग 15 बार होता है। तो उसके अंदर लगभग 1600 की संख्या में क्या मिलते हैं, ये क्रोमोनीमेटा मिलते हैं। क्रोमोनीमेटा होता है तो जैसे कि क्रोमेटिड है वो भी सिंगल डीएनए से मिलकर बना होता है, उसके चारों तरफ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, तो उससे वो क्रोमेटिड या क्रोमेटिन बनता है। ऐसे ही उसका नाम क्या दे दिया, क्रोमोनीमेटा, जिसमें डीएनए का ये बना होता है। जब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो ये जो है कहाँ मिलता है, उसके बारे में जब हम इसको अंदर देखते हैं, तो एक तो ये मियोटिक जो डिवीजन होता है इन जहाँ पर मिलता है, उसके अंदर ये डिप्लोटीन स्टेज के अंदर मिलता है। इसके अलावा जब हम इस लार्वे इस क्रोमोसोम को देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ मिला, स्लेवरी ग्लैंड सेल्स के अंदर मिलता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है वहाँ पर मिलता है, ओवरी की नर्स सेल में, गट एपिथेलियल सेल में मिलता है। और ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डायप्टेरन जो स्पीसीज होती हैं, यानी कि जिसके अंदर दो विंग्स होती हैं इंसेक्टा के अंदर, उनके अंदर जो होता है ये मिलता है, ठीक है ना। तो उनके अंदर जो है ये मिलती है, डायप्टेरन के अंदर मिलता है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर जो लेगुमिनस जो प्लांट होते हैं, उनकी जो सस्पेंसर सेल होती है, एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट करता है तो एक उसमें क्या बनती है, सस्पेंसर सेल मिलती है। तो वहाँ पर भी पोलिटीन क्रोमोसोम्स मिलते हैं, और ये इंटरफेज में और प्रोफेज की ऑफ माइटोसिस में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो आप आपसे कोई ये पूछ सकता है कि ये बनते क्यों हैं पोलिटीन क्रोमोसोम से,
बनते की हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जहाँ पर मिलते हैं वो टिश्यूज जो होते हैं या ऑर्गेन्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं या इंटेस्टाइन होता है। ठीक है। और ये जो ऑर्गेन होते हैं ये अपने साइज में बढ़ोतरी करते हैं, ठीक है, ना कि उनकी जो सेल्स की संख्या में। ठीक है। तो ये जो साइज में जो बढ़ोतरी करते हैं उसकी वजह से जाइंट सेल मिलती हैं, जिसका जो आयतन वॉल्यूम जो होती है नॉर्मल सेल से कई हजार गुना होता है। और इसी प्रकार इनके अंदर जो डीएनए होता है वो भी नॉर्मल सेल की तुलना में 1000 टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो इनके अंदर ये इस प्रकार 1000 टाइम्स जो है इसके अंदर ज़्यादा डीएनए होता है नॉर्मली उसका, और उसकी वजह से क्या होता है इसका साइज भी बड़ा हो जाता है। तो इसके अंदर ये जो डीएनए बनता है ये सक्सेसिव राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, और आगे इसके बारे में हम और पढ़ेंगे, इसको हम एंडोमाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो रेप्लिकेशन है आप ये मान लो कि जैसे कि ये कोई भी सेल के अंदर ये उसका न्यूक्लियस मान लो, इसको हम ये सेल आप ऐसी पूरी मान लो, तो आप इस न्यूक्लियस के अंदर जो है ये जैसे कि क्रोमोसोम है, तो ये जो क्रोमोसोम है वैसे तो हमने आपको जैसे पढ़ाया था कि माइटोसिस होती है, तो उस माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, फिर जो न्यूक्लियस होता है वो भी। लेकिन इस एंडोमाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इंटैक्ट रहती है, वो टूटती नहीं है, और जो ये क्रोमोसोम है या जिसको हम क्रोमेटिड नाम दिया गया है ये अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। ये सेल जो है डिवाइडिंग सेल नहीं होती है, इसको सिर्फ अपनी साइज में बढ़ोतरी करती है, तो ये मतलब डिवाइडिंग सेल नहीं होती। ठीक है ना। तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो ये सेल डिवाइड तो नहीं कर रही है लेकिन डीएनए का इसमें रेप्लिकेशन होता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिड है ये ऐसे ऐसी अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर लेते हैं, यानी कि एक प्रकार का बहुत ज़्यादा ये क्रोमेटिन या क्रोमेटिड जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, जो पैरेलली जो होते हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जो आपको अभी अगले डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि ये पैरेलली कैसे अरेंज करते हैं, और तब हम इसे क्या बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है। तो ये डीएनए की डुप्लीकेशन से बनते हैं, ना कि सेल साइकिल से, इसमें सेल साइकिल बंद हो जाती है। ठीक है। तो ये हम इसको पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहा गया है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का डीएनए का डुप्लीकेशन होता है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन से नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि ये जो क्रोमोसोम का ये सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, और ये ऐसे इसके क्रोमेटिड होते हैं, तो जो ये सेंट्रोमियर होता है ये हेट्रोक्रोमेटाइज होता है, और इस सेंट्रोमियर का यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होता है। तो जब हम ये इसके बारे में आपको जैसे और डायग्राम में दिखाएंगे, तो इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि उस क्रोमोसोम के अंदर जैसे कि हमने ड्रोसोफिला के अंदर देखते हैं कि भी होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, तो उसकी 1024 जो है वो थ्रेड बनती हैं। तो इन 1024 में से 512 एक क्रोमोसोम की और 512 दूसरे, क्योंकि दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समझाते होते हैं, तो ये क्रोमोसोम ये इसका होमोलोगस है, सेम टू सेम है, तो इसकी 512 कॉपी होंगी और इसकी भी 512 कॉपी होंगी, स्ट्रैंड्स बनेंगी, है ना, मल्टी स्ट्रैंड्स होंगी जो कि लगभग एक दूसरे के साइड बाय साइड वो अरेंज होती है, और बाकी उनकी जो आगे स्ट्रक्चर हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये इतनी स्ट्रैंड्स बनती हैं, तो ये लगभग यानी कि 512 इसकी स्ट्रैंड्स है और 512 इसकी स्ट्रैंड्स है, और ये क्रोमोसोम के रूप में अरेंज रहती है, उसका हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसका जो सेंट्रोमियर होता है ये डिवाइड नहीं करता, तो इससे क्रोमोसेंटर बनता है, कॉमन सेंट्रोमियर बनता है, जो जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर 4 क्रोमोसोम होते हैं, तो उन चारों का एक कॉमन है ये स्ट्रक्चर से ये बन जाती है। तो इतने इसके अंदर ये मल्टीसेल होते हैं, लेकिन ये जब अरेंज होते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैरेलली अरेंज होते हैं, लेकिन इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड नहीं करता है। ठीक है ना। तो इसको आप ये भी मान सकते हो कि आप ये मान लो ऐसे ऐसे ये स्ट्रैंड्स हैं, ये मल्टी स्ट्रैंड्स होगी, लेकिन सभी स्ट्रैंड्स के जो सेंट्रोमियर है वो इसमें क्या होगा डिवाइड नहीं करता है। ठीक है ना, सेंट्रोमियर कॉमन रहता है इसके अंदर। तो ये है, और ऐसे ही कायरोमोनास के अंदर जो होती है 13 से 14 बार जो है एंडो डुप्लीकेशन होती है या एंडोमाइटोसिस होती है, जिससे 1600 क्रोमेटिड बन जाते हैं। तो इतनी संख्या में जब क्रोमेटिड बनते हैं तो उससे जो क्रोमोसोम होता है उसका साइज और उसका आकार जो होता है काफ़ी लंबा होता है, वाइडर भी हो जाता है, टिपिकल जो क्रोमोसोम होते हैं उनसे लगभग 10 गुना, और जो होता है वो साइज लंबा होता है ये, और 100 टाइम्स क्या होता है ये मेटाफोर्स क्रोमोसोम से। ये हमने आपको
इसकी स्ट्रक्चर वैसे इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। ड्रोसोफिला के अंदर जो होते हैं तो ये लगभग 2000 माइक्रोमीटर की लेंथ के अंदर होते हैं, जो कि सोमेटिक सेल सिर्फ कितनी होती है 7.5 माइक्रोमीटर की होती है। और ये यहाँ पर इसके ये स्लेवरी ग्लैंड जो हैं उनके अंदर ये बताया गया है, जहाँ से हमने इनका ये अध्ययन किया है। तो जब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि पोलिटीन क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, और ये जो स्ट्रक्चर हमने स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है जो कि ड्रोसोफिला के जो लार्वा के अंदर मिलते हैं थर्ड इंस्टार स्टेज के बाद, तो उसके बारे में मोस्टली आपको ये बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर कई स्ट्रैंड्स बन जाती हैं, तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स नियरली स्टैक टुगेदर इन ए लेटरल अरे होती है, यानी कि जितनी इसमें स्ट्रैंड्स बन गई, जैसे कि भाई 512 और 512 होती है ना, 1024 स्ट्रैंड्स हैं, तो वो लेटरली अरेंज होती हैं। ठीक है, और सेंट्रोमियर जो होते हैं उससे कॉमन बनता है, इसको हम क्रोमोसेंटर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर के बारे में आपको आगे दिखाएंगे। और इसके अंदर क्या होती हैं 6 रेडिएटिंग आर्म्स होते हैं फ्रॉम क्रोमोसोम, क्रोमोसेंटर है और उससे 5 ऐसी आर्म्स निकलती हैं। ठीक है, 5 आर्म्स लंबी होती है, एक आर्म क्या होती है छोटी होती है। तो एक्स क्रोमोसोम की एक आर्म होती है जो सबसे लंबी आर्म होती है। फिर 2R 2L यानी कि सेकेंड क्रोमोसोम की राइट आर्म, सेकेंड क्रोमोसोम की लेफ्ट आर्म। ये बात समझ आ रही है ना, सेकेंड क्रोमोसोम फिर क्या आया थर्ड क्रोमोसोम की राइट और लेफ्ट होगी। और फोर्थ क्रोमोसोम जो है वो शॉर्टेस्ट आर्म होती है, और सबसे छोटा जो होता है फोर्थ क्रोमोसोम ही होता है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया भी ड्रोसोफिला के अंदर 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल कितने होते हैं 8 होते हैं। तो इन 8 के अंदर जो है एक तो एक्स वाई जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं, और बाकी 3 वो होते हैं। ठीक है ना, तो एक्स और तो यहाँ पर आपको सबसे लंबी आर्म मिल गई, और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो भी हेट्रोक्रोमेटाइज होता है, और वो क्रोमोसेंटर जो होता है उसके साथ क्या होता है वो कंप्लीटली उससे फ्यूज हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको जो इसकी अभी जो ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये इनके अंदर ऐसे ये कॉमन एक क्रोमोसेंटर है जो कि क्रोमोसोम नंबर 4 यहाँ दिखा रखा है। ठीक है ना, और इसके अंदर आप ये बात ध्यान रखना कि ये जैसे कि ये स्ट्रक्चर बनी है, तो ये क्या है इसकी दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, और उसकी कई स्ट्रैंड यानी कि 1024 स्ट्रैंड्स यहाँ पर हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये दिखा रखी है, ये एक होमोलोगस है, यानी कि ये उसका एक भाग होमोलोगस का, ये दूसरा है। जैसे क्रोमोसोम नंबर 4 है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं सेपरेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वापस क्या हो गए वो कंटिन्यू हो गए, यानी कि यहाँ पर पूरी 1024 स्ट्रैंड है, यहाँ पर 512 512 ऐसी होती है। ठीक है ना, तो ये इतनी स्ट्रैंड्स यहाँ पर होती हैं, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 4 है, छोटा सा सबसे छोटा पार्ट आता है। क्रोमोसोम एक्स है, फिर 2L है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, 4 है ना। तो इसकी राइट आर्म लेफ्ट आर्म जो है ये इसके अंदर क्या होती है, इसकी ये स्ट्रक्चर जो होती है ये है। और ये जो आपको बीच में दिखा रखा है ये इनका सोमेटिक सेल है, नॉर्मल जो सेल होती हैं वो जो है वो यहाँ पर जो मिलती हैं उनके बारे में ये बताया गया अभी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इसका जो ये स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम है ये इसकी वो बताई गई थी। अब इसके हम इंटरनल जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये जैसे कि आपको मैंने बताया था इसमें कई स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होते हैं। ठीक है, और जब हमने इन स्ट्रैंड्स को, तो पहले तो ये कहा गया था भी कि इसके अंदर बैंड और इंटरबैंड 2 रीजन मिलते हैं, और ये कहा गया था जो बैंड होता है उसमें जीन या डीएनए मिलता है। ठीक है ना, तो यानी कि जैसे कि हम आगे अध्ययन करेंगे कि ड्रोसोफिला के अंदर 5000 बैंड मिलते हैं, तो यानी कि उसमें जीन्स भी कितने होने चाहिए 5000 ही होने चाहिए थे, लेकिन बाद में ये पता लगा कि इसमें जीन्स 5000 से ज़्यादा हैं। तो यानी कि जो इंटरबैंड जो रीजन होता है उसके अंदर भी जीन्स मिलते हैं। तो ये बैंड और इंटरबैंड जो रीजन होता है ये इनको जो हमने स्टेन किया था, जब इनको हमने डिफरेंशियली जो ये स्टेन करते हैं डिफरेंट अलग अलग जो फ्यूएलजेन स्टेन है या कोई और जो डाइज है, जब उसे स्टेन करने के बाद हमें इनके बारे में ये पता लगा था भी इनके अंदर ये बैंड्स होते हैं या और भी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो बैंड जो होते हैं वो डार्कली स्टेन होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो डीएनए होता है वो टाइटली पैक होता है, क्वाइलिंग वहाँ पर ज़्यादा होती है। और जो इंटरबैंड रीजन जो होता है उसमें लो क्वाइलिंग होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी ये दिखा रखा है। तो ये जैसे कि बीच में जो है ये बैंड है, तो इसमें क्या टाइटली क्वाइलिंग रीजन आते हैं। और ये जो है ये इंटरबैंड रीजन है, इसमें जो क्रोमोनीमेटा है या जो इसको हम डीएनए है जो भी आप समझो, वो जो होता है वो टाइटली बैंड वो नहीं होता, इसके अंदर टाइटली क्वाइल नहीं होता है, ये आता है।
तो ये अध्ययन में ये पता लगा कि 85% जो डीएनए होता है वो बैंड रीजन में मिलता है, और 15% जो डीएनए होता है वो कहाँ मिलता है, इंटर बैंड रीजन के अंदर ये मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर लगभग 5000 बैंड्स में है, और ऐसे ही 5000 क्या होंगे, इंटर बैंड्स होते हैं। तो प्रत्येक जो बैंड और इंटर बैंड क्या करता है, 1024 आइडेंटिकल डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, और एवरेज जो बैंड है उसमें 80,000 बेस पेयर से जो होते हैं वहां पर ये मिलते हैं, और उसमें 1 से 7 तक उसमें क्या होते हैं, जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेंडिंग जो पैटर्न है ये काफ़ी टिपिकल होता है, और यहाँ पर जो ये पोलिटीन क्रोमोसोम होता है इसके अंदर जो ये बैंड है, यहाँ पर जैसे आपको मैंने ये बताया कि ये पफ्स बनी है, पफिंग जो फिनोमिना होता है, यानी कि टाइटली पैक जो ये यहाँ पर जो ये क्रोमेनियम है टाइटली पैक है, तो ये ऐसे यहाँ से ये ऐसे अपने लूजली अरेंज हो जाता है, फिर ऐसे यहाँ पर भी है तो ये भी है, तो एक प्रकार की लूप बनाता है ये ऐसी। तो इस यानी कि ये अनकॉइल हो जाता है, आप ये मान लो इसको, और ये अनकॉइलिंग को हम क्या बोलते हैं, फिर पफिंग बोलते हैं। और ये रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर बनती हैं इनको फिर नाम दिया गया था बाल बियनी रिंग्स। और ये जो बाल बियनी रिंग्स थी, ये जो साइंटिस्ट है उसके आधार पर ही इनको ये नाम दिया गया है। ठीक है ना, तो ये बेंडिंग जो पैटर्न होता है ये काफ़ी इसका स्पीसीज स्पेसिफिक भी होता है, और इससे हम इनकी अलग अलग जो स्पीसीज हैं उनको भी हम ये पहचान करने में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये बैंड जो बने हैं, इस बैंड के अंदर जो है ये जब हमने इनको टेस्ट वगैरह किए तो यहाँ से पता लगा कि ये जैसे जो भी ये लूप बनी है, इन लूप के अंदर क्या बनता है, mRNA का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और ये mRNA फिर साइटोप्लाज्म में जाता है, वहाँ राइबोसोम के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये प्रोटीन्स का निर्माण भी कहता है। ठीक है, अब ये कौन सा बैंड से पफिंग बनेगी, ये डिपेंड करता है कि उस जीव के डेवलपमेंट के अंदर कौन सा जीन एक्टिव होना है, कौन सा एक्टिव नहीं होना है। जैसे कि भी ये ए बी सी ऐसे इनको नाम दे देते हैं हम बैंडिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है इसको काफ़ी डिविजन्स में बांटा गया है। ये बैंड्स इंटरबैंड्स जो हम स्टडी करते हैं तो इनके अंदर लगभग काफ़ी इनको रीजन्स में बांटा गया है। ठीक है ना, डिविजन्स में या क्षेत्र में बांटा गया है, और प्रत्येक जो डिवीजन था उसको हमने एक बैंड से वो स्टार्ट होता था। तो इसमें काफ़ी ये जो है इसके अंदर ये रीजन्स इनको नाम दिया गया था। लगभग 102 जो है इसके अंदर रीजन्स होते हैं। ठीक है ना, और इस 102 में से जो लगभग 20-20 जो है प्रत्येक आर्म्स के अंदर ये होते हैं डिवीजन। पाँच तो कुल कितनी आर्म्स हैं, 5 है, तो 5 आर्म्स में हो गए, और एक जो है वो छोटी वाली आर्म्स है, 20-5 100, और उसमें दो दो डिवीजन मिलते हैं। तो ऐसे ही इनके अंदर ये अरेंजमेंट होती है, इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, और किस बैंड से कौन सा जीन है उसका भी पूरा अध्ययन कर लिया गया है। भी तो ये बैंड्स या जो पफ्स जो है ये इनके अंदर बनती हैं। तो ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर निर्भर करती है किस समय कौन सी पफ एक्टिव होती है, और किस समय उससे जो है लूप बनती है, और उसके अंदर क्या होता है फिर उसका सिंथेसिस होता है। तो पफ्स के अंदर जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए होता है। ठीक है, और अनपफ्ड बैंड्स जो होती हैं उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। पफिंग यानी कि यहाँ पर जो डीएनए और हिस्टोन है, और जब इस पफिंग होगी तो इस डीएनए से क्या बनते हैं, आरएनए का निर्माण हो जाता है। भी तो ये था जैसे कि जो इंसेक्ट है जो उसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें जो मोल्टिंग हार्मोन होता है जिसको हम इक्डिसोन भी कहते हैं, तो उस हार्मोन के जो प्रभाव के अंदर इसमें अलग अलग बैंड्स या पफ जो है उनका भी डेवलपमेंट होता जाता है। तो ठीक है, तो ये बैंडिंग है, ये ऐसे से आपको और थोड़े वो दिखा रखी है, बैंड इंटरबैंड जो रीजन है, यानी कि सारे इसकी स्ट्रैंड्स हैं 1024। ठीक है ना, ये ऐसे आती हैं, ये पफिंग जहाँ जहाँ बन रही है, हर जगह नहीं बनती है, कहीं कहीं बनती है ना, जहाँ जो एक्टिव होता है। और ये बैंड और इंटरबैंड रीजन में ये डिफरेंस भी आता है कि बैंड जो है डार्क अपीयरेंस होती हैं, ये लाइट में है। डीएनए स्ट्रैंड्स आर क्वाइल्ड अप इन बैंड रीजन, क्योंकि इसलिए तो क्या होता है वो टाइटली क्वाइल होती हैं, यहाँ पर ये लाइटली बिल्कुल पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट में होती हैं इंटरबैंड में, है ना। इनमें डीएनए की मात्रा ज़्यादा होती है, आरएनए की कम होती है बैंड में, और इंटरबैंड के अंदर जो होता है आरएनए स्मॉल अमाउंट होती है, कुछ एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं। और बैंड्स जो होती हैं इससे पफ बनती है, यानी कि बाल बिंदु रिंग्स का निर्माण होता है, जबकि जो ये पफ्स नहीं बनती हैं किसके अंदर, इंटरबैंड रीजन के अंदर पफ का निर्माण नहीं होता है। तो ये पफ्स हैं, और ये जो है इनकी इम्पोर्टेंस है पोलिटीन जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर। तो जैसे कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं जहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन की होती है, तो वहाँ पर पोलिटीन क्रोमोसोम होते हैं ताकि उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो, मेटाबॉलिकली वो एक्टिव भी ज़्यादा होते हैं।
इंटेंस सिक्रेटरी फंक्शंस फॉर रैपिड ग्रोथ है, जैसे कि हमने ड्रोसोफिला के अंदर पढ़ते हैं। तो जो स्लेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम होता है तो उसके अंदर पोलिटिन क्रोमोसोम बनते हैं, बाकी सेल्स में नहीं होते हैं। तो क्योंकि जब उसके अंदर प्यूपेशन होता है, यानी कि अगली स्टेज जो होती है उसकी वजह से प्यूपा बनता है। तो प्यूपा के अंदर क्या होता है कि जो लार्वा होता है अपने चारों तरफ जो है लार को स्रावित करता है, उसे एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम प्यूपा बोलते हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में लार या जो बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो स्लेवरी ग्लैंड्स की जो सिक्रेटरी सेल होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव चाहिए, मेटाबॉलिकली वो ज़्यादा एक्टिव चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ये पोलिटिन क्रोमोसोम से बन जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो है एनर्जी को सेव करने के काम भी आता है। ये सिर्फ डीएनए की मात्रा को बढ़ाई है, सेल की संख्या ही नहीं बढ़ी, वहाँ पर डिवीजन की मात्रा बढ़ गई तो उसे सेल को कम से कम एनर्जी यूज करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो इससे एनर्जी और टाइम जो है वो भी यहाँ पर ये दोनों करते हैं। इसके अलावा पोलिटिन क्रोमोसोम के अंदर हम उसकी टेक्सोनोमिक या उसको आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है कि भी इनके अलग जो काइनोमोनास है जो भी है कौन सी स्पीसीज है, हर एक स्पीसीज की ये स्पेसिफिक होती है। ठीक है। तो इसके अंदर भी ये इस प्रकार ये पोलिटिन क्रोमोसोम होते हैं, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर और फंक्शन है। ठीक है बच्चों भी, ओके भाई।